जय मित्रों, आज हम गोलीय अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने गोलीय उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र का हमने निगमन किया था और इसमें जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ होगा वो अवतल होगा। तो जो फार्मूला पिछले वीडियो में आया था वो फार्मूला वही सेम फार्मूला इसमें आएगा, लेकिन इसमें जो है हमारा जो अपवर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, वो अवतल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेप उसमें फॉलो हुआ था वो भी इसमें ही सेम टू सेम फॉलो होगा। तो चलिए सबसे पहले एक अवतल पृष्ठ लेते हैं, गोलीय पृष्ठ, और उससे फोटो बनाते हैं और फिर अपने फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक अवतल पृष्ठ बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल पृष्ठ बनाएंगे। तो इस प्रकार का होता है ये अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ इसको कलई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको परावर्तन नहीं कराना है, इसको हमको अपवर्तन कराना है। तो ये अवतल एक कांच हो गया, ठीक है। इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक। और ये बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है ध्रुव। ये बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव, पोल। ये बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक। यहाँ पे हम एक वस्तु लेंगे, यहाँ पे एक वस्तु लेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट, और इस वस्तु से दो किरण गुजारेंगे और दोनों किरणें कहीं जाकर मिलेंगी। वस्तु से चलने वाली किरण कहीं मिलेंगी और वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष पे डालेंगे, तो मुख्य अक्ष पे डालेंगे तो ये सीधे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष पे डालेंगे तो सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण को हम ऐसे डालेंगे अल्फा कोण पे। कितने कोण पे, ये अल्फा कोण पे हम डालेंगे। अल्फा कोण पे जब डालेंगे तो यहाँ पे वक्रता केंद्र, इस कांच का एक वक्रता केंद्र होता है ना। ये जो कांच है ये खोखला गोले का आधा भाग है, तो खोखला जो गोला होगा उसका केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ से जो है पहला माध्यम जो हमारा है वो विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल, और इसका अपवर्तनांक कितना है, n1 मान लेते हैं। और दूसरा माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है, सघन। इसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ से एक किरण गई तो इसको जाना तो चाहिए था सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पे अभिलंब हमारा क्या है, अभिलंब हम जानते हैं कि जब गोलीय पृष्ठ होता है तो अभिलंब कहाँ से, जहाँ से अपवर्तन या परावर्तन जिस बिंदु से होता है उस बिंदु से वक्रता केंद्र पे एक रेखा खींच देते हैं, वही अभिलंब का काम करती है। तो इस बिंदु से अपवर्तन हो रहा है और वक्रता केंद्र पे हमने एक रेखा खींच दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये अभिलंब कहलाएगा। ये क्या है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वो अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएगी। तो हमारी प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई, ठीक है। तो देख रहे हैं कि दोनों किरणें ये जो जा रही हैं वस्तु से, दोनों किरणें जा रही है, ये आगे जाकर कहीं मिल नहीं रही हैं। तो आगे जाकर नहीं मिल रही हैं तो इनको हम जबरदस्ती मिलाएंगे तभी ना वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये यदि जाकर आगे अपने आप मिल जाती तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता, लेकिन नहीं मिल रही तो उनको जबरदस्ती हम मिलाएंगे, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसको हम पीछे लाएंगे, इस किरण को हम पीछे लाएंगे। तो जब पीछे लाएंगे तो ऐसे आएगा ये पीछे, पीछे वस्तु का इस पे आई यहाँ पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा और इस कोण को हम बीटा मान लेंगे, इस कोण को हम बीटा मान लेंगे और इसको हम गामा मान लेंगे। ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण। और ये क्या है हमारा, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, ये अपवर्तित किरण है, गई है और वापस चली आई है, तो ये क्या है, अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, ये अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
अपवर्तन कोण जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको किससे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ये आपतन बिंदु है, इस बिंदु को हम ए मान लेंगे और इस आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल देंगे जिसकी लंबाई क्या मान लेंगे हम, जिसकी लंबाई एच मान लेंगे और इस बिंदु को हम एम मान लेंगे, इस बिंदु को एम मान लेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो वस्तु की दूरी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो हमने यू ले लिया। फिर जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ये भी ले लिया, ठीक। और जो वक्रता केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अब चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम जानते हैं कि जो भी दूरियां मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है और जो दूरियां किरण के दिशा में होती है वो धनात्मक और जो किरण के विपरीत दिशा में होती है वो ऋणात्मक। तो किरण कैसे गई है, बाएं से दाएं गई है, तो बाएं से दाएं गई मतलब ये ध्रुव से इधर यदि कोई दूरी लें तो धनात्मक होगी और ध्रुव से इधर कोई दूरी लें तो ऋणात्मक होगी। इसलिए तीनों दूरियां क्या होगी, ये तीनों दूरियां ऋणात्मक होगी क्योंकि ये किरण के विपरीत दिशा में है। तो हम क्या लेंगे इसमें, इसका भाषा क्या है, एक अवतल पृष्ठ SPS डैश है जिसके ओ बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब आई बिंदु पर बनता है। इसका भाषा क्या हो जाएगा कि माना SPS डैश एक अवतल पृष्ठ है जिसके ओ बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब आई बिंदु पर बनता है, ठीक है। और इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि स्नेल के नियमानुसार अपवर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का मान नियत होता है। तो वही हम स्नेल का, उसी को हम स्नेल का दूसरा नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। तो वही हम अपवर्तन का दूसरा नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम जानते हैं स्नेल के नियमानुसार, हम क्या जानते हैं, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार हम क्या जानते हैं, स्नेल के नियमानुसार हम जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता है। यानी आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की ज्या आर का मान नियत होता है। इस एन को क्या कहते हैं, N21 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। यहाँ प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको N21 कहते हैं। N21 मतलब 2 का मतलब होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण गई है और 1 का मतलब होता है जिससे प्रकाश किरण गई है। तो माध्यम 1 से प्रकाश किरण माध्यम 2 में गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो जिस माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना होता है उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको नीचे रख देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा के स्थान पे हम थीटा ले लेते हैं। क्या, जब साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा के स्थान पे थीटा ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आई और आर है, ठीक है, आई और आर है। तो यहाँ पे साइन आई की जगह पे हम आई ले लेंगे और साइन आर के जगह पे आर ले लेंगे, ठीक। और देखिए N21 का मतलब क्या होता है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष उसके नीचे, ठीक। फिर इसका तिरछी गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, N1I बराबर N2R बराबर N2R। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक त्रिभुज लेंगे, क्या, कौन सा त्रिभुज लेंगे, AOC। कौन सा त्रिभुज लेंगे, AOC। ध्यान से देखिए AOC, तो क्या लेंगे, त्रिभुज AOC। तो लिखेंगे त्रिभुज AOC के बहिष्कोण से, AOC के बहिष्कोण से, त्रिभुज AOC के बहिष्कोण से हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज AOC के बहिष्कोण से हम ये देख रहे हैं कि जो अंदर का कोण है, अंदर का कोण क्या है, त्रिभुज AOC के अंदर का कोण क्या है, अंदर का कोण क्या है, अल्फा और आई है। ये पूरा कोण, ये जितना ये पूरा कोण है ये कितना है, ये आई है। इसको हम इधर
लिखे हैं, ये पूरा कोण आई है, ये कोण, ये जो आप ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच ये कोण आर है, लेकिन ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच कोण आई है। तो कोण जो अंदर का कोण आई है ये पूरा कोण आई और कोण अल्फा ये कोण गामा के बराबर है। मतलब कोण आई और कोण अल्फा, आई और प्लस अल्फा, कोण आई और अल्फा किसके बराबर है? कोण गामा के, कोण गामा के। इसमें हम आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। फिर देखेंगे त्रिभुज ओ ए आई सी के, ए आई सी के बहिष्कोण से देखेंगे, पुनः लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए आई सी के बहिष्कोण से, त्रिभुज ए आई सी के बहिष्कोण से, त्रिभुज ए आई सी के बहिष्कोण से इसके अंदर का कोण देखिए, ए आई सी का बहिष्कोण क्या है? अंदर का कोण क्या है? बीटा है और आर है। बीटा ये कोण बीटा है और ये कोण यहाँ से ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच कोण क्या है? आर है। तो ये बीटा प्लस आर ये गामा के बराबर है। बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर बराबर क्या है? गामा है, गामा है। तो आर बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? आर बराबर गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो कोण आई और कोण आर का मान हमको मिल गया। अब इस कोण आई और कोण आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, इस कोण आई और कोण आर का मान किस में रखेंगे? हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई व आर का मान, आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। समीकरण 1 हमारे क्या है? n1i बराबर n2r। समीकरण 1 क्या है? n1i बराबर n2r। तो n1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? n1 के स्थान पे हम n1 ही लिखेंगे, n1। और i के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? i के स्थान पे गामा माइनस अल्फा। तो ये i के स्थान पे गामा माइनस अल्फा हो जाएगा बराबर n2 और फिर r के स्थान पे, कोण r के स्थान पे हम गामा माइनस बीटा लिख देंगे। कोण r के स्थान पे गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने जो समीकरण 1 था उसमें हम कोण i और कोण r का मान रख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण अल्फा बीटा और गामा ये अत्यंत छोटे कोण है। ये जो अल्फा बीटा गामा है ये अत्यंत छोटे कोण है। तो हम जानते हैं कि जो जब साइन थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो जो साइन थीटा के स्थान पे थीटा ले सकते हैं, उसी प्रकार थीटा के जब थीटा के स्थान पे, साइन थीटा के स्थान पे हम थीटा ले रहे हैं, उसी प्रकार थीटा के स्थान पे साइन थीटा ले लेंगे। लेकिन इसमें साइन थीटा नहीं लेंगे क्योंकि ये जो त्रिभुज है, ये जैसे त्रिभुज है ये, जैसे त्रिभुज है ए सी एम, जो ये त्रिभुज है इसमें ये लंब है और ये आधार है। और जो साइन थीटा के केस में क्या होता है, लाल बट्टे का से हम देखेंगे, साइन थीटा में लंब बट्टे कोण होता है, लंब बट्टे कोण। तो इसमें ये जो कोण है इसका कोई काम नहीं, फिर इस त्रिभुज में कोण है इसका कोई काम नहीं है। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे कि अनुपात हो लंब और आधार का। तो लंब और आधार का अनुपात किसमें होता है? tan में होता है। इसलिए हम अल्फा के स्थान पे tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा लेंगे। अल्फा के स्थान पे tan अल्फा, बीटा के स्थान पे tan बीटा और गामा के स्थान पे tan बीटा। यहाँ पे हम साइन थीटा भी ले सकते थे, लेकिन साइन थीटा में कोण है और इसमें कोण का कोई काम नहीं है। इसलिए अल्फा बीटा और गामा अत्यंत छोटे कोण है, इसलिए हम अल्फा के स्थान पे tan अल्फा लिख सकते हैं। तो चूंकि अल्फा बीटा और गामा अत्यंत छोटे कोण हैं, अत्यंत छोटे कोण हैं, अत्यंत छोटे कोण हैं। इस डायग्राम से लग रहा है बड़ा कोण है, लेकिन वास्तव में ये बहुत छोटा कोण है। तो अल्फा के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे? अल्फा के स्थान पे tan अल्फा, tan अल्फा। और tan का अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा, इसके सामने वाली, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये tan अल्फा है। कोण इसके सामने वाली भुजा क्या है? h, तो ये लंब हो गया। और आधार, आधार क्या है? यहाँ से यहाँ की दूरी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? m से o की दूरी क्या है? u है। चूंकि P से O की दूरी U है, लेकिन जो P और M है ये काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी को हम नगण्य मान लेंगे। तो जो
M से O की दूरी है वही P से O की दूरी के बराबर होगा। तो हमारा O इस त्रिभुज में जो ये त्रिभुज AMO में देखेंगे कि जो ये tan अल्फा है, अल्फा इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक, और आधार क्या हो जाएगा -u, तो -u, ठीक। फिर बीटा, बीटा बीटा बराबर क्या हो जाएगा tan बीटा, tan बीटा। अब ये मत कहिएगा कि त्रिभुज AOC या त्रिभुज AIC यहाँ पे लिए हैं तो वो भी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये साइन थीटा tan थीटा जो भी लगता है वो समकोण त्रिभुज में लगता है, इसलिए हमें यहाँ पे लंब डालकर इसको समकोण बनाए, ठीक। फिर tan बीटा, बीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो बीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये भी h हो गई बीटा, यहाँ से बीटा। और आधार क्या है, आधार यहाँ से ये प्रतिबिंब है, इसकी दूरी क्या है v, तो -v। फिर गामा, गामा बराबर क्या tan गामा, गामा बराबर tan गामा, तो ये गामा, गामा ये है गामा, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो h, अब बट्टे आधार क्या है, ये वक्रता केंद्र के पास कोण है, तो आधार क्या है -r, तो ये -r, ये ऊपर चला जाएगा -r। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, ये समीकरण 2 है, तो लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पे देखिए क्या होता है। समीकरण 2 हमारा क्या है, n1 और गामा माइनस अल्फा बराबर n2 गामा माइनस बीटा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो इस समीकरण 2 में हम अल्फा बीटा और गामा का मान रख देंगे, तो n1 है तो क्या लिखेंगे n1, और अंदर क्या है, अंदर है गामा, तो गामा का मान क्या है -h/r, तो -h/r, और माइनस यहाँ पे माइनस अल्फा, अल्फा का मान क्या है -h/u, तुम तो ये माइनस माइनस प्लस h/u, ठीक है। यहाँ पे देखिए गामा का मान क्या है, गामा का मान है -h/r, तो -h/r, और फिर अल्फा, अल्फा का मान क्या है -h/u, तो यहाँ पे माइनस है, ठीक, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस h/u बराबर n2, और अंदर क्या है n2, फिर गामा, गामा के मान क्या है -h/r, तो -h/r, और फिर माइनस है तो माइनस, और फिर बीटा, बीटा का मान क्या है -h/v, तो माइनस माइनस प्लस h/v, ठीक है। ये क्या है -h/r प्लस h/u बराबर n2, अंदर -h/r बराबर h/v। अब सब जगह से h कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, सब जगह से h हम कॉमन ले लेंगे, तो देखिए कॉमन लेते हैं, n1 है तो भाई n1 है ही। अब अंदर से -h कॉमन ले लेंगे, -h कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर क्या बचेगा, -h हमने कॉमन ले लिया तो माइनस और h दोनों निकल गया, तो 1/r बचेगा, 1/r बचेगा। और यहाँ पे माइनस प्लस है, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बचा, तो और h ले लिए, माइनस ले लिए और h, तो माइनस निकल गया और h निकल गया, तो यहाँ पे -1 बचा, तो -1/u, ठीक, -1/u बराबर n2, और अंदर क्या है n2, -h हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी n2 और -h कॉमन ले लेंगे, -h जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -h कॉमन ले लेंगे तो 1/r, और यहाँ पे और प्लस h/v है, -h कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा, यहाँ पे -1/v, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे तो फिर सेम वही आएगा, -h/r माइनस प्लस h/u बराबर n2 -h/r माइनस प्लस h/v। अब देखिए -h यहाँ दोनों कट गया, दोनों बगल से संख्या है तो कट गया। अब इस n1 और n2 का अंदर गुणा करेंगे तो n1 का 1 में गुणा होगा तो n1/r, फिर n1 का अंदर गुणा करेंगे तो n1/u, फिर n2 का अंदर गुणा करेंगे तो n2/r माइनस n2/v, अंदर गुणा कर दिए हैं n1 और n2 का। फिर क्या करेंगे, n1 और n2 में जो r है उसको एक तरफ और u और v को हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है।
तो N2/R है, इसको इधर ही रहने देते हैं, तो N2/R है। ठीक, यहाँ पे जो N1/R है ये प्लस में है, जब इधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस में N1/R, N1/R और बराबर यहाँ पे N2/V माइनस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, तो N2/V और माइनस N1/U ज्यों का त्यों, माइनस N1/U ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में हम N1 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, N1 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर, N1 से भाग देने पर देखिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये N2/V है, इसमें भाग दे देंगे, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, तो एक एक पद में हम भाग दे रहे हैं डायरेक्ट। तो N2/N1 से भाग दिए हैं तो N1V माइनस N1/N1U बराबर N2/N1R माइनस N1/N1R। अब देखिए यहाँ से N1 से N1 यहाँ कैंसिल, यहाँ से N1 से N1 कैंसिल, यहाँ N2/N को हम क्या लिख सकते हैं, N2/N को हम N लिख सकते हैं, तो N2/N को हम लिख दिए N अपान, नीचे क्या है V और माइनस N1 से N1 कट गया, ऊपर क्या बचा 1/U बराबर N2/N1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो N2/N1 को हम N लिख सकते हैं, N2/N1 को हम N लिख सकते हैं, तो N/R और माइनस N1 से N1 कैंसिल हो गया तो 1/R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर बराबर है, तो N/V, तो इसको लिख सकते हैं हम N/V माइनस 1/U, N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R। यही है हमारा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यही है हमारा। तो देखिए कितना ही आसानी से हम समझ गए कि इस फार्मूले का डेरिवेशन कितना आसान है। सबसे पहले इसका एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए कि कैसे आया है। तो सबसे पहले हम एक अवतल पृष्ठ लेंगे और यहाँ पे एक वस्तु लेंगे और वस्तु से दो किरण डालेंगे। तो पहली किरण मुख्य अक्ष पे ही डालेंगे, मुख्य अक्ष पे सीधे डालेंगे तो ये सीधे गुजर जाएगी। फिर एक अल्फा कोण पे हमने डाला, तो अल्फा कोण और पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन यहाँ दिक्कत है अभिलंब कहाँ से बनाए, तो गोलीय पृष्ठ में अभिलंब हम कहाँ से बनाते हैं, जिस बिंदु से अपवर्तन होता है उस बिंदु से, और वक्रता केंद्र से एक सीधी रेखा खींच देते हैं, वो अभिलंब का काम करता है। तो यहाँ पे हमने वक्रता केंद्र और जिस यहाँ से इस बिंदु से अपवर्तन हुआ है, यहाँ से सीधे रेखा खींच दी है, ये अभिलंब का काम की है। तो विरल से सघन में गई है तो ये अभिलंब की ओर प्रकाश किरण हमारी झुक गई है। तो देख रहे हैं कि दोनों किरण आगे जाकर कहीं मिल नहीं रही है, तो इसको हमने पीछे लाया। तो आप इंच पटरी से बनाएंगे तो सही से बनेगा, हमने चाक से बनाया है तो सही से नहीं बनाया, और ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा तो इधर आ गया, तो यहाँ पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन गया। ठीक है,